नमस्कार मित्रों। द नेशनलिस्ट के इस ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। और ऑथर्स एंड बुक सेक्शन में कुछ दिनों के बाद हम आपके पास आ रहे हैं बहुत ही एक अच्छी किताब के साथ। और उस किताब के लेखक जो हैं वो आज हमारे साथ खास मेहमान हैं। उत्पल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, थैंक यू। उत्पल जी। जी की ये जो पुस्तक है ये आप देख सकते हैं, एमिनेंट डिस्टोरियंस ट्विस्ट एंड ट्रुथ्स इन भारत हिस्ट्री। भुवन इंक ने इसे जो है प्रकाशित किया है। जनवरी के अंत में ये पुस्तक जो है वो बाजार में आई है। और पुस्तक मैंने पढ़ी भी है। बहुत ही जिसको आप कहते हैं सरल भाषा में लिखी हुई है। पुस्तक की विषय वस्तु के बारे में तो हम चर्चा करेंगे ही। मैं पहले उत्पल जी का परिचय करवा देता हूँ। उत्पल कुमार जी फिलहाल न्यूज 18 और फर्स्ट पोस्ट .com उसके ओपिनियन एडिटर हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स, मेल टुडे, संडे गार्जियन इत्यादि में लगभग 2 दशक से अधिक का उनका अनुभव है। इससे पहले भी उन्होंने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी थी। उसके अलावा जो है एक दिलचस्प बात यह है कि बुक एडिटर के तौर पे उन्होंने जर्नलिज्म में काफी काम किया। लेकिन आज हम उनकी पुस्तक की समीक्षा करेंगे, एक बुक एडिटर की पुस्तक की। और इस पुस्तक का लंबे समय से इंतजार भी था। और काफी चर्चा हो रही है। हाल ही में पटना में जो है इसे रिलीज किया गया ऑफिशियली भी। और इसके अलावा और भी कई पॉडकास्ट्स पर उत्पल जी जो है इस किताब के बारे में चर्चा कर चुके हैं। किताब का नाम एमिनेंट डिस्टोरियंस है। एमिनेंट डिस्टोरियंस मतलब कि आप कह सकते हैं ऐसे इतिहासकार ये जिन्होंने हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया, यानी जिन्होंने इतिहास को जो है एक विकृत रूप में पेश किया, उसके साथ छेड़खानी करके एक खास वैचारिक एजेंडा के तहत, एक खास आइडियोलॉजिकल एजेंडा के तहत, जो मूलतः बेसिकली जो है एजेंडा एक लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी का था। और जो एक सनातन विरोधी या हिंदू विरोधी जिसे आप कह सकते हैं, या जिसे आप एक स्तर पर ये भी कह सकते हैं जो भारतीयता है जो है उसके उसको जो है वो नेगेट करने के लिए जो है इतिहास के साथ उन्होंने छेड़खानी की। लंबे समय तक हम पाठ्य पुस्तकों में वही पढ़ते रहे। और तो उन्होंने किस तरीके से छेड़खानी की ये हम चर्चा करेंगे। उत्पल जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। और हम लोग उत्पल जी, आप अंग्रेजी हिंदी में मिक्स जो है, बिकॉज इट इज अ कॉन्वर्सेशन, तो आप जी। अंग्रेजी बोल सकते हैं, अंग्रेजी में बोलना चाहे, जैसे आपको सुविधा हो जी, वैसे आप। नहीं, मैं हिंदी में ठीक है जी। तो ये एमिनेंट हिस्टोरियंस किताब जो है, इसका आप अगर एक मूल एसेंस जो है वो बताना चाहें हमारे पाठकों को कि मूल एसेंस क्या है। और इस प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं, कोई भी अगर इतिहास का विद्यार्थी है और या कोई इतिहास को पढ़ना चाहता है तो उसे ये पुस्तक इसलिए जरूर पढ़नी चाहिए क्योंकि इसमें 500 से ज्यादा फुटनोट्स और रेफरेंसेस हैं। तो आपको इसमें एक बहुत सारा मटेरियल जो है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो मिलेगा। और प्लस इससे पता चलता है कि उन्होंने जो लिखा है उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी ज्यादा है। तो उत्पल जी, थोड़ा बताएं जो है इस किताब के बारे में जो है हमारे दर्शकों को। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अरुण जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। अंग्रेजी में एक कहावत है ना कि दोज हु कैनॉट रिमेम्बर देयर पास्ट आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। भारत में तो ये हमने एक नेक्स्ट लेवल पे हम चले गए हैं, क्योंकि हम हमारी अपनी इतिहास अभी भी 80 साल होने वाले हैं आजादी के। हमारी जो इतिहास है अभी हमारी अपनी नहीं है। जो इतिहास है अभी भी मानिए इन्वेडर्स का इतिहास हम कह सकते हैं, आउटसाइडर्स का इतिहास बोल सकते हैं। और जब तक हम मतलब इस इतिहास को हम इंडिविजुअल भारतीयकरण नहीं करेंगे, भारत के हिसाब से इसको नहीं प्रस्तुत करेंगे, तो ये प्रॉब्लम होती है कि जबकि और वही हो रहा है। तो इस पुस्तक के थ्रू मैं वही कोशिश की है कि हम एक न सिर्फ जो हमारे जो एमिनेंट हिस्टोरियंस हैं, जो एक्चुअली वो हिस्टोरियन की तरह काम करते हैं, उनको मैं एक्सपोज करूं थ्रू देयर वर्क। ऑल्सो जो लार्ज पार्ट ऑफ द बुक जो मेरा है वो एक रूपरेखा भी दे रहा है कि किस तरह से भारतीय इतिहास को हम भारत के परिप्रेक्ष्य से भारत के दृष्टिकोण से दिखा सकते हैं। उत्पल जी, मैं सीधा आता हूं पहले चैप्टर 8 पर, फ्रीडम एट मिडनाइट, गांधीज गांधीयंस एंड द रोल्स ऑफ रेवोल्यूशनरीज। और मैं बस दर्शकों के साथ एक बात ये साझा करना चाहता हूँ, जब हम पुस्तक की समीक्षा करते हैं तो पूरी पुस्तक पढ़ने के बाद ही करते हैं। तो इसमें से मैं इसीलिए कुछ खास पृष्ठ जो है वो रेफर करूंगा। तो इसमें 194 नंबर यानी 194 पेज से ये चैप्टर शुरू होता है। और खासकर 194, 195, 196, 97 जो पेज हैं, ये 3 पेजेस पर खासकर आपने आरसी मजूमदार जो है उनके बारे में चर्चा की है। तो जरा दर्शकों को बताएं कि आरसी मजूमदार का भारतीय इतिहास लेखन के अंदर क्या महत्व, और किस तरीके से उन्होंने जब
एक सही इतिहास लिखने की कोशिश की, तो किस प्रकार से उस सही इतिहास के लिखने को रोका गया, जिसकी वजह से आज ऐसी पुस्तकें हमें लिखने की जरूरत पड़ रही है जो आपने लिखी। जी, एक्चुअली जब ये देश आजाद हुआ था उसी समय आरसी मेमदार साहब ने एक्चुअली अप्रोच किए थे। ही रीच आउट किए वो एजुकेशन मिनिस्ट्री को, जो कि अबुल कलाम आजाद साहब के अंडर में थी। और उनका कहना था कि अब चूंकि देश आजाद हो गया है, तो अब ये समय सही समय है कि देश में भारत के हिसाब से जो इतिहास हो, भारत का इतिहास हो, वो सही रूप में आगे लाया जाए। और लेकिन कुछ समय तक वो वेट करते रहे और कोई जवाब उन्हें नहीं मिला। तो फिर वो राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि राष्ट्रपति थे उस समय, उन्हें भी उन्होंने चिट्ठी लिखी। अब वो बहुत एक्साइटेड थे। राजेंद्र प्रसाद जी हमेशा, राजेंद्र बाबू हमेशा चाहते थे कि इतिहास पे काम हो, और बहुत प्रोत्साहित करते थे, चाहे आरसी मुमदार हो, चाहे चौधरी सरकार हो, ये सबको वो करते थे। तो वो एक्साइटेड थे। और आई थिंक उनके इंटरवेंशन से, जो उसका कोई सबूत मेरे पास नहीं है और कहीं है भी नहीं, मैंने कोशिश की पता करने की, लेकिन जैसा लगता है कि आई थिंक इट वाज हिज इंटरवेंशन कि कुछ समय के बाद एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जवाब दिया और एक बोर्ड बनाया जिसमें आरसी मिदार को रखा गया, और वो इतिहास लिखने के लिए। लेकिन वो बहुत समय तक चला नहीं, 2 साल या 3 साल, 3 साल तक चला बामुश्किल वो। और उसे भंग कर दिया गया, सरकार ने उसे भंग कर दी, क्योंकि सरकार इतिहास अपने अपने तरह से चाहती थी, जबकि आरसी मिदार का कहना था कि इतिहास जैसा भी हो, फैक्ट्स आर सैक्रोसेंट, फैक्ट्स से हम छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जैसे एक जो मतभेद, बहुत बड़ा मतभेद हुआ था कि किस तरह से हम 1857 की जो घटना को हम कैसे देखेंगे। तो आसिफ नजर का बहुत फेमस कोट है कि 1857 वाज नाइदर फर्स्ट नॉट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जबकि सरकार उस समय चाहती थी कि उसको ग्लोरीफाई करें और बोले कि वो कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, और वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं 1957 में, जो कि 100 साल होने वाले थे। तो उससे शुरुआत हुई। और उसके अलावा भी आसिफ नजर की जो अपनी सोच थी, चाहे वो गांधी और गांधी के रोल हो इंडिपेंडेंस में, उनका मानना था कि यस, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा मैग्नीफाई किया जा रहा है, और रिवॉल्यूशनरी के जो रोल है उसको एकदम काटा जा रहा है। तो वो उस समय की सरकार को, नेहरू जी की सरकार को पसंद आया नहीं। और दूसरी एक और चीजों में जो आसिफ नजर की बहुत मतभेद रही, बहुत बड़े रूप में, वो थी कि उनका उनका सोचना था कि हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई सिर्फ 200 साल पुरानी नहीं है, वो 800 साल पुरानी है। और ये एक्चुअली सिविलाइजेशनल वॉर है जो कि देश लड़ा है। और ये उस समय की जो सरकार है और उस समय के जो लोग हैं, उनकी जो गंगा जमुनी तहजीब की जो माइंडसेट थी, उसके बहुत विपरीत थी। तो इसलिए उनको उससे पहले तो उस बोर्ड को भंग किया गया। उसके बाद आसिफ मुमताज जी को वहां से हटे। उसके बाद 1 साल बाद फिर दोबारा वो एक बोर्ड बनी, उसमें आसिफ मुमताज को शामिल नहीं किया गया। और उस बोर्ड के हेड थे ताराचंद जी। उनकी इतिहास बाद में आई है, बहुत ही प्रो कांग्रेस एंड प्रो नेहरू हिस्ट्री उन्होंने लिखी है। तो इस तरह से शुरुआत हुई, और इसीलिए देखिए कि हमें ऑलमोस्ट 60 से 70 साल लग गए फिर से वो रिक्लेम करने में, और अभी भी हमने की नहीं है। अभी भी जो हमारी एफर्ट्स हैं, जो मैं अपने लास्ट चैप्टर में लिखा भी हूँ, हमारी जो एफर्ट्स अभी भी हो रही बहुत इंडिविजुअल सेंट्रिक है। मैंने कुछ लिख लिया, या फिर विक्रम ने कुछ लिख लिया, आपने लिखी है, बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, वो पुस्तक मैंने पढ़ी बहुत। सो इंडिविजुअल लेवल पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन जो ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशनल या फिर गवर्नमेंट लेवल पर अभी हमने कुछ उस पर किया नहीं है। और इसीलिए अभी देखिए तो हमारी जो टेक्स्ट बुक है, उसमें भी जो बहुत सुधार की जरूरत है, बहुत हुई नहीं है। कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस हुए हैं हियर देयर, जो सरकार को लगा कि करे। तो अभी आई थिंक वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। तो ये कांग्रेस और लेफ्ट का जो इकोसिस्टम है, ये आपने अपनी किताब में जैसे आपने ताराचंद जी वाली बात कही, और मैं एक और इसमें पढ़ रहा था कि जो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया वॉल्यूम 1 के प्रीफेस में जो आरसी मजूमदार लिखते हैं, जो एक और जिसको कह सकते हैं कि जबरदस्ती एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई कि एक गंगा जमनी तहजीब है, जिसमें कि हिंदू और जो मुस्लिम हैं उन्होंने मिलकर जो है बिल्कुल। सारी की सारी लड़ाई लड़ी, जबकि उस समय ब्रिटिशर्स जो है ऑलरेडी जिन्ना और जो है सर सैयद अहमद और दूसरे मुस्लिम लीडर्स के साथ जो है वो गठजोड़ जो है उनका हो चुका था। जी जी। तो एक तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो गंगा जमनी तहजीब वाला जो है नैरेटिव, ये इसकी ऐतिहासिक सच्चाई क्या है? और दूसरा ये कि लेफ्ट और कांग्रेस का जो इकोसिस्टम जो है, इन्होंने आजादी के बाद किस तरीके से, जैसे आपने पीएन अक्सर, नूरुल हसन, इन सब लोगों के बारे में चर्चा की है, तो थोड़ा ये दर्शकों को जानकारी दे कि ये एग्जैक्टली इन लोगों ने किया कैसे।
गंगा जमुनी तहजीब देखिए भाई साहब, गंगा भी हमारी है, जमुना भी हमारी है। पता नहीं कब से जमुना किसी एक दूसरे कम्युनिटी या रिलीजन की हुई। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा स्कैम है। आई थिंक वी नीड टू बस्ट इट। गंगा भी हमारी उतनी ही थी, यमुना थी। लेकिन ये जो गंगा जमुनी तहजीब का जो कॉन्सेप्ट है, मेरे अंदाज से इंटेलेक्चुअल फ्रॉड का एक बहुत ही बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नहीं उसका कोई आप देखिए हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। ये एक्चुअली आप इसकी समानता आप देख सकते हैं आर्यन विजन मैग्निफिसेंट थ्योरी में। जैसे कोई एविडेंस आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन वो है, वो आपको पढ़ाया जाएगा। उसी तरह से गंगा जमुनी तहजीब का भी। अब मैं आप एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, क्योंकि हमारे थोड़े पहले हमने आसिफ मज़ार की बात की। आसिफ मज़ार के जो बेसिक डिफरेंसेस जो शुरुआत हुई थी सरकार से, वो 1857 के स्वरूप को लेकर थी। और वो स्वरूप क्या था कि सरकार चाहती थी कि बोले 1857 की लड़ाई थी वो गंगा जमुनी जमुनी तहजीब की थी। जबकि आसिफ मदार का मानना था कि उसका थोड़ा सा जो स्वरूप था वो इस्लामिक ज्यादा था। और उसमें हिंदू राजा रानियां भी थे, और उन्होंने बहुत ही साहसिक रूप से उन्होंने लड़ाई लड़ी भी। रानी लक्ष्मीबाई थी, नाना साहब थे, तात्या टोपे थे, कुंवर सिंह थे, इन लोगों ने की। लेकिन इनकी जो ओवरऑल जो कलर देखेंगे डिफिनेशन का, मैं बहुत अपने आप को जो एनालिसिस है आसिम मजाक में उससे बहुत करीब मानता हूँ कि ओवरऑल जो कलर था वो इस्लामिक ही था। और वही आप जब ब्रिटिश रिएक्शन आप देखते थे 1857 जो विद्रोह जब उन्होंने दबाया, उसके बाद से जिस तरह से 20 साल या 30 साल तक उन्होंने अंग्रेजों मुसलमान जो भी है उन पर बहुत ज्यादा उन्होंने रिप्रेस किया। और वही एक समय था, आप देखिए तो हिंदू जो रिसर्जेंस भी हुआ है वहाँ, हिंदू एक तरह से जो वापस थोड़ा से आए और उन्होंने अपने कल्चरल और अपनी चीजों को ठीक किया। तो उस चीज को एक देखने की जरूरत है कि जो 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 इस देश में जो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ हिस्ट्री है, वो लोग बोलते हैं कि 1999 में वाजपेयी जी के आने के बाद हुई थी। वो एक्चुअली आजादी के समय से शुरू हो गई थी। और एक 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 एक, एक, एक सेकुलर डिस्कोर्स हिस्ट्री में डालने की कोशिश की, जिसमें जिसमें सच्चाई कुछ कम थी, आइडियोलॉजी कुछ ज्यादा थी। और इसकी जो बेसिक शुरुआत नेहरू जी ने ही की 1947 के बाद। एक्चुअली 1950 में या 55 आप बोलेंगे, 55 तक नेहरू बहुत ज्यादा वो स्टेब्लिश हो गए थे गवर्नमेंट में। और उसके बाद से उन लोगों का आना शुरू हुआ। और लेकिन जो रियल जो चेंज हुआ, जिस तरह से लेफ्ट कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट इको सिस्टम ने जो कैप्चर किया, वो मिड 1960 से लेकर लेट 1960 में था। बेसिकली इंदिरा गांधी जो सरकार जो थी, जब उसको जरूरत थी कम्युनिस्टों की सरकार चलाने के लिए, तो बार्गेन पॉइंट वही थे कि आप, ठीक है हम आपको पॉलिटिकली सपोर्ट करते हैं, आप हमको एकेडमिया और कल्चरल और ये सब आप हमें दे दें। और उन जो 5-6 सालों में उन्होंने सारे जो हमारे जो इंस्टीट्यूशन थे उनमें अपने लोगों को भर दिया, चाहे वो हिस्टोरिकल हो, हिस्ट्री का थिंक टैंक हो, या फिर जो भी इंस्टीट्यूशन हो, और चाहे जेएनयू भी सेटअप किया गया जी 71 के जी, आसपास, जो इसीलिए स्पेसिफिकली। चाहे वो थिएटर का वर्ल्ड हो, सब उन्होंने ओवरऑल कैप्चर कर लिया। और इसमें जो आपने नाम लिया उन लोगों को, उन्होंने किया। लेकिन मैं हमेशा उस पुस्तक कोट करता हूँ। एक पुस्तक है राज थापर की पुस्तक है, ऑल दिस इयर्स। उसमें बहुत सटीक रूप से जो वर्णन है कि किस तरह से लोगों को आंख बंद करके इन जगहों पर बैठाया गया। सिर्फ ये देखा गया कि वो कम्युनिस्ट होने चाहिए, वो क्या पढ़े हैं, क्या लिखे, उनकी क्या विद्वता है या क्या उनका एक्सपर्टीज है, वो कुछ नहीं देखा गया। उनको पोजीशन पे जस्ट फिट किया गया। और यही ऑलमोस्ट लाइक 60 से लेके 2014 तक ये चलता रहा। किसी ने इसे चैलेंज नहीं किया। इनफैक्ट मुझे याद है, मैं 2014 के करीब में या 15 में रवीना थापर से मिला था। उनकी एक पुस्तक आई थी, पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स करके कोई पुस्तक थी। तो मैंने जब क्रॉस क्वेश्चन किया तो उन्होंने पलट के मुझे जवाब दिया। उन्होंने बोला कि बट वेयर इज राइट विंग स्कॉलरशिप। तो मैंने उनको बड़े पोलाइटली बोला, बिकॉज यू वोंट फाइंड देम, बिकॉज नो दे आर नॉट अलाउड टू डेवलप। सो ये जो 60 से 70 साल तक जो समय था, जो एक एक पर्टिकुलर विचारधारा ही डोमिनेट की, और उससे सारे दूसरे विचारधाराओं को उन्होंने बाहर किया। ये अपने आप में बहुत ही लोग बोलते हैं, जो आज फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, आई थिंक दे नीड टू लुक बैक एंड सी। जिस तरह से सिर्फ एक ही विचारधारा की बात
कही जाती थी और सुनी जाती थी। आज तो थैंकफुल ये है कि हम एवरीवन इज वेलकम एंड एवरीवन इज अलाउड टू स्पीक। आपने अपनी पुस्तक में खासकर जो है गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में जो है वो आपने बड़ी दिलचस्प चर्चा की है। और साथ ही एक जो है शचीन्द्र नाथ सान्याल, जी जो जी जी। जिन्होंने बंदी जीवन पुस्तक भी लिखी, बंदी। और मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड, वन ऑफ द लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड रेवोल्यूशनरीज जो है जी वो जी रहे हैं। और उन्होंने एक बहुत अच्छा काम ये किया कि आपने अपनी पुस्तक में लिखा है कि 1920 से 30 के बीच में उन्होंने, शायद 23-24 के आसपास या 26 के 1926 के आसपास, उन्होंने बाकायदा बंदी जीवन पुस्तक इसलिए लिखी क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि जो क्रांतिकारी हैं उनका इतिहास दर्ज नहीं किया जाएगा। जी। और ये एक उन्होंने बड़ा सेमिनल काम किया। और और उस, वही हाँ, हुआ भी जी। और उसमें उन्होंने, आपने शचीन्द्र नाथ सान्याल को कोट करते हुए कहा, एक वाक्य बताए हैं उसमें कुछ जो मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ उनके मीटिंग के संबंध में। तो जी थोड़ा जरा उस वाक्य को जो है वो हमारे दर्शकों को बताएं आप। वो वाकया इनफैक्ट मुझे भी बहुत अंदर से बहुत झकझोर दिया। मुझे लगा कि देखिए सचिन सान्याल कोई आम रिवॉल्यूशनरी नहीं थे। वो 2 बार पानीपत बोल 2 बार वो काला पानी की सजा पा चुके थे। रेयर होता है ऐसा कि 2 बार कोई आके आए। कांग्रेसी में तो एक भी नेता नहीं है। यानी नेहरू जी एक बार नाभा जेल में गए थे तो उनके पिता परेशान हो गए कि क्या हो गया, और उन्होंने बड़ी अपनी सारी जो पॉलिटिकल जोड़ तोड़ करके उन्हें बाहर निकलवाने की कोशिश की। और काला पानी की तो बात ही अलग है। तो ऐसे नेता जो कि 2 बार काला पानी होके आए, और उनकी जो रिवॉल्यूशनरी जो फॉरवर्ड थी, उनकी रिवॉल्यूशनरी जो सोच थी, पूरे देश वाकिफ था। लेकिन वो जो 2 इंसिडेंट में जो पढ़ा, जिस तरह से पहले मोतीलाल नेहरू ने उन्हें ट्रीट किया, बेसिकली एक कांग्रेस सेशन चल रहा था वहां। मोतीलाल नेहरू बहुत बड़े बैरिस्टर थे, उनके पैसों की कमी नहीं थी। तो संजय सानिया उनके पास गए क्योंकि पैसा उनके पास था, एंड दिस पीपल नीड मनी। रिवॉल्यूशन पैसे के बिना नहीं हो सकता। तो उनके पास उन्होंने जाके कुछ अपने आइडियाज बताए, और मोतीलाल नेहरू हंसने लगे। उन्हें वो इतना बेकार और वाहियात लगा, वो हंसने लगे। तो उन्हें बहुत बुरा लगा सान्याल जी को। फिर वो चले गए वहां से। और लेकिन बात वही खत्म नहीं। उसके बाद जब भी उस सेशन में, जब भी सान्याल साहब मोतीलाल नेहरू के आगे से जाते, तो मोतीलाल नेहरू उनको देख के हंसते और बोलते, और कोई विचार होता, आइडिया होता, आप मुझे शेयर करें। और वो हंसते थे उसको देख के। तो इस तरह के जो विचार थे, जो जिन लोगों ने हार्डली सेक्रीफाइस की। आप देखिए, लोग बोलते हैं कि आजादी की लड़ाई में गांधी और गांधी का बहुत रोल है। मैं मानता हूँ उन्होंने रोल किया है, उन्होंने देश को सजग बनाया है। आप इग्नोर नहीं कर सकते कंप्लीटली गांधी के रोल को। लेकिन जो रोल रिवॉल्यूशन का था वो बहुत टफर पार्ट था। और मैं बड़े कॉमन सेंसिकल बात कहूंगा, यदि यदि ब्रिटिश को ये लगता है कि गांधी बहुत बड़े खतरा थे, तो गांधी को सबसे पहले काला पानी की सजा मिल रहा था। ये भी गांधी को क्यों नहीं भेजा गया? ये क्यों ऐसा था कि सचिदानंद सान्याल को ही, या सावरकर को ही, या फिर तिलक को ही भेजा जाता था बाहर? बिकॉज उस समय की सरकार को लगता था ये ज्यादा खतरनाक लोग हैं। दे ऑलवेज बिलीव दैट दे कैन टैकल गांधी वेल, दे कैन टैकल गांधीयंस वेल। तो ये था। और ये जो जो इंसिडेंट मैंने आपको बताया, उस इंसिडेंट से मुझे ये लगा कि देखिए, उस समय भी हम जब रिवोल्यूशन सारा काम कर रहे थे, तभी उन्हें ट्रीट अच्छा से नहीं किया गया। इनफैक्ट उनके पुत्र, एक और दूसरा इंसिडेंट भी मैंने उसी के साथ मेंशन किया है। जबकि सान्याल साहब जवाहरलाल नेहरू से मिलते हैं, और उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि उन्हें ऐसा फील हुआ कि जवाहरलाल नेहरू उन पे कोई उपकार कर रहे हैं उनकी बात सुन के। मतलब इस तरह का एक सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट, जो कि नेहरू परिवार में उस समय से था। तो आज जब आप देखते हैं कि राहुल गांधी ऐसे इंटाइटलमेंट दिखाते हैं, तो यू वोंट बी सरप्राइज। ये मतलब जब उस समय लोग ऐसे इंटाइटल्ड हैं, तो ये तो 70 साल 80 साल बाद तो ऑब्वियस है, ये आपको दिखेगा ही। और लेकिन ये बहुत बहुत शॉकिंग था। जिन लोगों ने एक्चुअल लड़ाई लड़ी, उन लोगों को उस समय भी बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया। और आजादी के बाद तो खैर उन्हें कम्प्लीटली मार्जिनलाइज कर दिया गया। आप टेक्स्ट बुक में पढ़ें तो आपको भगत सिंह के बारे में टेररिस्ट बोला जाता है। सावरकर के बारे में तो खैर कम ही बोले तो बड़ी बात है। सावरकर तो अभी भी संभव उससे बाहर ही नहीं आ पाए हैं। कुछ अच्छी पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन अभी भी मतलब हम ये नहीं मान पा रहे हैं कि सावरकर जो भी है, ठीक है, वो उनकी काव पे गाय पे उनकी सोच अलग हो, कास्ट सिस्टम अलग हो, जो भी हो, लेकिन उनकी इंटेंट क्या था? और पीपल शुड जज बाय इंटेंट। उनकी इंटेंट यही था कि एक सनातन धर्म को मजबूत करना है और इस देश को आजादी दिलानी है।
और यदि कोई इंसान ये दो काम कर रहा है तो ही इज ए पेट्रियट, ही इज ए नेशनलिस्ट एंड ही शुड बी रियली रिगार्डेड। हमने आज तक सावरकर को वो इज्जत नहीं दी है, एज ए होल आई एम सेइंग, एज ए होल, एज ए कंट्री आई एम सेइंग। सो ये चीज आजादी से पहले भी थी और आजादी के बाद भी रही है, और इसको बदलने की बहुत जरूरत है। और ये तभी होगा जब हम इतिहास को, शायद इतिहास को बदलना शुरू कर दें। अभी तो हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इट्स ऑल अबाउट गांधी, और मैं बड़ी सीरियस से सर, बड़ी हम्बल के साथ ये बात बोलना चाहूंगा कि मैं गांधी से मुझे कोई आपत्ति नहीं, गांधी का अपना एक रोल था। जब मुझे याद है, मेरे बाबा मुझे बुला करते थे कि जब भी गांव में पुलिस आती थी तो सारे गांव वाले भाग जाते थे जंगल की तरफ। एक डर था, और वो बोलते थे गांधी के आने के बाद वो डर खत्म हुआ। समहाउ गांधी ने उनको एक विश्वास दिलाया तो डर खत्म हुआ। तो गांधी का रोल है, बट हमें ये मानना पड़ेगा कि इट वाज नॉट ऑल अबाउट गांधी। केवल इनफैक्ट, गांधी जी का रोल नहीं है बेसिकली। और हमारे सनातन ट्रेडिशन में तो हमारे यहाँ तो इतने से देवी देवता एक साथ रहते हैं, तो हमारे उसमें गांधी और सावरकर और पटेल और नेताजी साथ क्यों नहीं रह सकते? आई थिंक दे ऑल नीड टू बी टेकन टुगेदर एंड या अप्रिशिएटेड। एक और आपने बड़ा दिलचस्प इसमें वाकया जो है वो बयान किया है कि एक समय था जब नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की बड़ी अच्छी मित्रता थी। जी जी। और उसके बाद जो है जो बाद में जो है वो एक जिसको आप कहते हैं कि विश्वासघात हुआ सुभाष चंद्र बोस जो हैं उनके साथ। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि ये दोस्ती किस तरीके से जो है बिट्रेयल में बदली। लेट 1920s एंड 30 अर्ली 30s, इनफैक्ट इंटायर 30s आप बोल सकते हैं, उसमें जो थे सुभाष चंद्र बोस और नेहरू, दोनों बहुत करीबी थे। इनफैक्ट दोनों एक दूसरे को बहुत रिगार्ड करते थे, और बहुत इज्जत थी दोनों को, क्योंकि दोनों लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स करते थे। उनको लेफ्टिज्म से थोड़ा वो लगाव था, और तो इसलिए था। लेकिन नेहरू के बारे में, नेहरू की क्लैरिटी बहुत अच्छी थी। नेहरू हमेशा बहुत क्लियर थे कि आइडियोलॉजी इज इंपॉर्टेंट बट फैमिली इज मोर इम्पोर्टेंट। हमेशा थ्रू आउट, आजादी के बाद भी आप देखिए, वो हमेशा उनकी आइडियोलॉजी की लेनी थी, आइडियोलॉजी मानते थे वो। लेकिन जब उनकी बेटी की बात आती थी तो वो केरला की गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर देते थे, तब उनकी फेडरलिज्म और वो सब खत्म हो जाता था। तो उनका एक हमेशा रहा, और आजादी से पहले भी ये चीज था। जब तक उनके पिता जिंदा थे, and नेहरू हैड ए प्रॉब्लम, ही ऑलवेज सॉट ए फादर फिगर। हमेशा उनको फादर फिगर की तलाश थी। तो पहले उनके पिता थे, और उनके पिता उनके लिए बहुत, आप देखिए ना, तो जो मुझे लगता है कि मोतीलाल नेहरू ने एक्चुअली लॉन्च किया जवाहरलाल नेहरू को, जिस तरह से उन्हें पहले मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट बने कांग्रेस के, और उसके अगले साल ही जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। इनफैक्ट वो किस्सा है, पुस्तक में है, कि मोतीलाल नेहरू की पत्नी और जवाहरलाल नेहरू की माँ, वो जाके नेहरू महात्मा गांधी से बोलती हैं कि आप प्लीज मेरे पुत्र को बनने दें इस बार कांग्रेस प्रेसिडेंट। तब ऐसा लगा कि जैसे कोई राजकुमार फिर से राजा बन रहा है। तो वो एक एक जो सेंस ऑफ जो डायनेस्टी था, वो 1947 से नहीं, एक्चुअली 1928-29 से ही ऑलमोस्ट शुरू हो गया था। और बाकायदा आप जब पढ़ते हैं आप मोतीलाल नेहरू को, तो आपको समझ आएगा कि मोतीलाल नेहरू एक्चुअली वो उन्होंने इन्विजन किया था, उन्होंने इस पे इन्वेस्ट किया था। और अब उनका महात्मा गांधी साहब क्या, मतलब वो था, क्या बातें हुई पता नहीं, लेकिन एक बात तो डेफिनेटली है कि जब मोतीलाल नेहरू की मौत हुई, जब वो नहीं रहे, तो गांधी ने उनकी जगह ले ली। और हमेशा, 1931 में आपने पुस्तक जी में लिखा, 1931 में मोतीलाल नेहरू का जी, देहांत। तो उसके बाद से ही गांधी ने उनकी जगह ले ली, और गांधी हमेशा उनको प्रोटेक्ट करते रहे। जब भी कोई भी दिक्कत हुआ, गांधी वाज ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट। इनफैक्ट आजादी के समय भी जो मोस्ट ऑफ कांग्रेसमैन वे नॉट इन फेवर ऑफ नेहरू टू लीड दिस कंट्री, लेकिन गांधी ने वीटो पावर लेके उनको बनाया। सो समहाउ वो था, और वही था। जब देखिए जो हम बात करते हैं नेहरू और बोस की गांधी से नहीं जमती थी। बोस नेवर लाइक गांधी, बोस नेवर लाइक वल्लभ भाई पटेल। तो वही बोलते हैं, हिस्ट्री मतलब ब्लैक एंड व्हाइट पे आप नहीं देख सकते हैं। हम पटेल को भी बहुत प्यार करते हैं, और बोस को भी करते हैं, लेकिन दोनों अपने रियल लाइफ में एक दूसरे के बहुत खिलाफ थे। लेकिन नेहरू का क्या था, नेहरू बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन जब गांधी ने उन्हें बोल दिया कि बेटा डोंट गो देयर, नेहरू ने उसी समय छोड़ दिया साथ। एंड दैट टाइम बोस फेल बेट्रेड। बोस ने लिखा भी है अपनी पुस्तक में कि मुझे लगा कि वो बिट्रेयल कैसे कर सकते हैं,
नेहरू के साथ मैंने मिलकर इतनी कुछ प्लानिंग की थी, हमने इतनी कुछ बातें की थी, हमने इतनी कुछ सोचा था साथ में, और वो अचानक कैसे हो गया। तो वो अब वही है कि और फिर नेहरू। वो 1939 का त्रिपुरी जी सेशन जी जो कांग्रेस के साथ जी हुआ, उसमें जी। एक कल्मिनेशन हो गया जिसमें कि सुभाष चंद्र बोस इलेक्ट हुए, लेकिन उनको काम नहीं करने दिया गया और जबरदस्ती जो है बेसिकली वो। गांधी ने वहां ये बोल दिया था कि आइदर मी और यू। तो वहां नेहरू को, इन दोनों को एक चुना था, नेहरू ने गांधी को चुना, और दैट्स वेयर द टू ब्रोक। और वो ऐसा इन दोनों का जो वहां डिवोर्स हुआ कि मतलब वो दो, मैंने भी पुस्तक में लिखा भी है कि मैं जो साक्ष्य हैं वो ये तो नहीं बोलते हैं कि नेताजी बोस मरे थे। साक्ष्य ये भी है कि वो शायद एलाइव थे, बट मैंने उसको डील नहीं किया कि वो इस टॉपिक से बाहर का जी, था। वो एक अलग विषय, लेकिन एक लेकिन बड़ी दिलचस्प बात मैं आपसे उत्पल जी जी पूछना चाहता हूँ। जी जी ये दोस्ती हुई, फिर उसके बाद बिट्रेयल हुआ, उसके बाद जब आईएनए का ट्रायल होता है जो है रेड फोर्ट के अंदर, फेमस ट्रायल जो है, दर्शकों को बता दूं कि इंडियन नेशनल आर्मी जो सुभाष चंद्र बोस जी ने, जो रास बिहारी बोस जी ने और सुभाष चंद्र बोस जी ने जिसकी स्थापना की थी, और फिर सुभाष चंद्र बोस ने उसके साथ आजादी की लड़ाई लड़ी, जिसे मूलतः इस पुस्तक में उत्पल जी ने बताया है कि क्लीमेंट एटली, जिन्होंने कि भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी 1950 के दशक में, आए यहाँ पर, और उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उनको ये बताया भी कि मूलतः जो इंडियन नेशनल आर्मी है उसने जो किया, तो उसकी वजह से भारत को जो है हमें अचानक जो है स्वतंत्रता की घोषणा करनी जी पड़ी, क्योंकि फौज में रिबेलियन जो है पूरा होने का एक संभावना हो गई थी। तो उसके बाद आईएनए का ट्रायल होता है, और आईएनए के ट्रायल में जवाहरलाल नेहरू जो है, जो है वो फिर से जो है शायद तेज बहादुर सप्रू थे, जो सब कि और पूरी एक जी बैटरी को लीड कर रहे थे। आईएनए के जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर ले लिए गए थे जब द्वितीय विश्व युद्ध में जापान हार गया, और आईएनए जो है उसको भी विड्रॉ करना पड़ा, उसके बहुत से लोग कैप्चर हो गए। तो नेहरू ने भी वो जो है वो फिर से जो है वकालत वाला जो है वो काफी लंबे समय के बाद चोगा जी। पहना और डिफेंड करने के लिए गए, लेकिन उसमें आपने एक बड़ी दिलचस्प बात बताई है कि ये एक अपॉर्चुनिस्ट मूव था, क्योंकि एक सज्जन थे जो मोल थे जो जी है। तो आप थोड़ा सा जरा उसके बारे में बताएं कि ये जिसको ये दिखाया जाता है कि देखिए कांग्रेस के सारे नेता और बैटरी ऑफ लॉयर्स वहां पे पहुंच गए थे, पर असल में अंदर में जो है वो क्या खेल क्या था जिसकी वजह से उन्होंने ये किया। नो, दिस वाज आफ्टर थॉट। ये जो ट्रायल पे कांग्रेस का जाना आफ्टर थॉट था, ये इट वाज नॉट देयर फर्स्ट चॉइस। एक्चुअली दे डिडंट वांट टू गो। उनको जो पता चला कि दे सो मच ऑफ सिंपैथी फॉर आईएनए, इतनी सिंपैथी आईएनए की है कि यदि आप नहीं जाएंगे तो आप विलन बन जाएंगे पूरे देश में। वो मतलब वो सुभाष बोस का जो इतना करंट फैला हुआ था। सो दे उन्होंने फिर उन्हें लगा कि हम इस पे ऐसा करते हैं, हम फिर यूज करते हैं इसको। और इसी में आपको नेहरू और उनके दूसरे लोग भी ज्वाइन किए। और इनफैक्ट मैंने इंसिडेंट भी बताया है कि कांग्रेस के नेता, बहुत बड़े नेता थे, रफी साहब, उन्होंने इनफैक्ट प्रेडिक्ट भी किया था कि अभी हम इनके लिए फाइट कर रहे हैं, कि जैसे आजादी होगी हम सारे आने वालों को ट्रायल भी करेंगे और उनको जो हम आर्मी से निकाल भी देंगे सबको। और एग्जैक्टली वही हुआ भी। सो इट वाज अ वेरी अपॉर्चुनिस्टिक वे वेयर जब उन्हें लगा कि भैया देश की जनता आईएनए यानी आजाद हिंद फौज फौज के एकदम उस पे कंप्लीटली स्वेड है, तो हम उस वेव में हम भी स्विम कर लें। और जैसे ही वो चीज खत्म हुआ, आजादी मिली, तो उन सारे आर्मी वाले को पेंशन वेंशन छोड़िए, उनको उनको बहुत लोगों पर ट्रायल भी हुआ। सो ये अपने आप में बहुत ही एक डार्क फेज है। बट यू वोंट बी सरप्राइज, इनफैक्ट आप देखिए जिस तरह से सुभाष बोस को भी ट्रीट किया गया, वो अपने आप में दिखाता है यानी ये सरकार कैसे देखती थी उन सबको। इनफैक्ट इंडिया टुडे का, जब मैं उसमें इंडिया टुडे में काम करता था, उस समय ये उनका वो कवर स्टोरी आई थी, संदीप पुनिथन ने की थी, जिसमें था कि वो आजादी के 20 साल बाद भी नेहरू आईबी के थ्रू स्पाइंग करवाते थे सुभाष बोस की फैमिली पे। और आप देखें तो शायद ये इसीलिए हुआ क्योंकि नेहरू को भी पता था शायद कि सुभाष बोस पढ़े नहीं थे। और तो इन सब बातों की आपने अपनी पुस्तक में चर्चा भी की है, और ये जो कांग्रेस ने ये जो स्टैंड लिया अपॉर्चुनिस्टिक स्टैंड, उसके पीछे मैं नाम और ज्यादा जानकारी इसलिए दूंगा ताकि पुस्तक आप लोग पढ़ें। तो उसके पीछे एक ब्रिटिश जो है वो मोल था,
जी जो जी। आईएनए में भी घुसा, कांग्रेस में भी घुसा, और उसने आजादी के बाद बड़ी सुखद जीवन जो है वो बहुत। व्यतीत, बहुत जी। सुखद आराम से, मतलब आईएनए के लोग जिन्होंने संघर्ष किया उनको फौज से निकाला गया, उनके खिलाफ ट्रायल किए गए, और ये जो व्यक्ति थे जो कि जो है ब्रिटिशर्स के लिए एजेंट का काम कर रहे थे, कांग्रेस में भी घुसे हुए थे। वो डबल एजेंट था, वो ब्रिटिश का हाँ। भी था और कांग्रेस का भी था। तो और आजादी के बाद वो सारे सुख सुविधा से जी, तो पाई। उस एजेंट की कहानी भी इसके अंदर जो मैंने पहली बार जो है वो जी इस तरीके से, मतलब एक उसमें पुस्तक में पढ़ी और बड़े दिलचस्प तरीके से बताई गई है। तो वो भी आप लोग जरूर इसको पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एपिलोग आपने इसका जो अंत में जो आपने एक जो है ऑटो चैप्टर लिखने के बाद एक अंत में लिखा है, जिसमें आपने एक बड़ी, जो हमने शुरू में भी बात की, कि अब ये हो चुका है डिस्टॉर्शन तो हिस्ट्री का जो है, और जैसा आपने बताया कि इंडिविजुअलिस्टिक, तो वो जो है, जो डिस्टॉर्शन हुआ वो तो बड़े ही संस्थागत तरीके से, इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से हुआ। तो अब इसको ठीक कैसे किया जा सकता है डिस्टॉर्शन, क्योंकि डिस्टॉर्शन आपने इसमें बताया ही है कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ हुआ, लेकिन आपने फिर एक आगे वे फॉरवर्ड भी जो है उसका दिया है। तो क्या पॉइंट ऑफ एक्शन सरकार का भी होना चाहिए और समाज का भी होना चाहिए, क्योंकि बड़े सारे शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं वो सरकार से बेसिकली अलग, वो सरकार पे निर्भर नहीं है, बेसिकली जो है बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं जो सरकार पे निर्भर नहीं है। तो सरकार और ये समाज के जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इस ये क्या कर सकते हैं ताकि जो है ट्रूथफुल हिस्ट्री सामने आए। आ, देखिए, मिल के तो करना पड़ेगा। और अभी तक जो 10 साल रियासत सरकार और हमारी नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, इसका अभी तक फोकस यहाँ आया नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड और भी चैलेंजेस हैं देश में, यानी जहाँ मतलब आपको स्ट्रेटेजिक चैलेंज से लेके इकोनॉमिक चैलेंज, कोविड भी अभी आई। सो आई अंडरस्टैंड कि भैया अभी इसके फोकस में एरिया नहीं रहा, लेकिन ये भी सच्चाई है कि भाई 11 साल में आपने बहुत कुछ किया नहीं। आपको शुरुआत तो कर देनी चाहिए थी। प्रॉब्लम जो मुझे पर्सनली लगता है कि प्रॉब्लम राइट में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हम लोग शायद, हम लाइक लेफ्ट, हमने अभी मे भी शायद हमने अभी आपने एक, एक्सपीरियंस। मैं थोड़ा सा रहूंगा, आपने अपनी बहुत अच्छी एपिलॉग में एक बात कही है कि राइट शब्द का इस्तेमाल आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग समझ सके, लेकिन जी इंडिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम राइट शब्द का नहीं, हम एक तरीके से हम नेशनलिस्ट शब्द का हम मुझे जी लगता जी है जी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। लेकिन एक आम, चूंकि लेफ्ट और राइट अब आपको बोलना है जी प्राइमरी आप। चलता है तो एक आम लोगों की समझ के लिए वो है, बट मूलतः आशय जो है एग्जैक्ट, उसका नेशनलिस्ट कहने का है। आई जी। आल्सो यूज राइट दैट वे एग्जैक्टली। सो इन इन इनफैक्ट हमारे यहाँ तो जो भी आप देखेंगे कि वेस्ट से हमारी सारी सोच ही अलग है। हमारे यहाँ जिसे कंजर्वेटिव बोला जाता है, वो एक्चुअली फ्री स्पीच के सबसे बड़े सपोर्टर होते हैं। तो लेकिन अब चूंकि अब सारा चीज वेस्ट, डिस्कोर्स वेस्ट डोमिनेटेड है, तो अब आप वो यूज, आप यू आर फोर्स टू यूज इट। सो आई आल्सो यूज इट। सो राइट, मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ। कमिंग टू योर मेन क्वेश्चन अरुण जी, जो मुझे लगता है कि जो इंडिविजुअल लेवल पे ही एफर्ट हमारे अभी भी हो रहे हैं बहुत तनी। और इंडिविजुअल लेवल पे हम अपने साइलोज में हैं, अपने अपने घर में बैठ के हम काम करते हैं और हम खुश हो जाते हैं। बट हमने बहुत सरकार छोड़ दी है, सरकार जो करे सो करे, यानी उसकी प्रायोरिटी जो जब भी चेंज हो। बट एक जो राइट का भी अपना एक होता है कि मान लीजिए एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पे आप कुछ काम करें, उस पर भी हमने बहुत, आप देखिए 10 साल में बहुत कुछ हुआ नहीं है। हम लोग सब आपस में किए हैं, सब अपने हम इंडिविजुअल लेवल पे हम शायद बड़े बन जाए, कल को मैं भी शायद क्लेम हिस्टोरियन हूँ, यानी मैं पढ़ी, लेकिन दैट डजंट हेल्प द कॉज। उससे हिस्ट्री चेंज नहीं होती। अभी भी आप देखेंगे तो हिस्ट्री इज स्टिल, जो डोमिनेंट हिस्ट्री वही है। और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी कुछ कुछ दिन पहले बहुत एक वायरल रील हुई थी, एक आईएएस आईएएस की कोचिंग में कोई कोई लड़की पढ़ा रही थी, वो किस तरह से इस्लाम आता है और इट्स ए वेरी इगलिटेरियन रिलीजन, और हमारे यहाँ किस तरह से कास्ट और ये है, और जिस तरह से बोल रहे थे लोग बहुत आक्रोश, बहुत गुस्से में थे। लेकिन आप देखिए, आप सच्चाई, हम वहां वहां जो चीज मिस कर गए वो था कि वो एक आईएएस इंस्टीट्यूट था। वहां वो वही पढ़ाएगी जिससे वो बच्चे आईएएस बन जाए। और वहां मैं यदि वो वहां उत्पल की ये पुस्तक पढ़ा दें एमिनेंट हिस्टोरियन, तो बच्चे फेल हो जाएंगे। उनको शायद जीरो भी ना आए, माइनस में मार्किंग हो जाए, बिकॉज वहां हिस्ट्री अभी भी बदली नहीं गई है। मैं वही बोला कि चैलेंज हमारे यहाँ भी अभी बहुत है, बहुत मल्टीपल लेवल पे है। एक शुरुआत हमें डेफिनेटली, जो मैं लास्ट चैप्टर मैंने वही कहा था, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, एक सोसाइटल लेवल पे, आई थिंक वी नीड टू नाउ स्टैंड अप और क्रिएट ए इकोसिस्टम। अदरवाइज क्या हुआ आप देखिए,
कल को सरकार बदल गई, एक धड़क्के में जो भी आपने 10 साल में आपने मेहनत की है, विल बैक टू स्क्वायर वन। और जो ओपोनेंट है वो इतना साई नहीं होगा। जो दूसरी तरह की सरकार है वो 10 दिन में लेजिस्लेशन लाएगी, 12वें दिन में सारी टेक्स्ट बुक चेंज हो जाएगी, 15वें दिन से बच्चे वही पढ़ना शुरू करेंगे जो पहले पढ़ते थे। सो माय पॉइंट इज, यदि हम समाज में यदि हम वो चेंज कर ले, रेजिस्टेंस वहां लेके आए इंस्टीट्यूशन लेवल पे, तभी एक उपाय है। और वो हमें करना चाहिए, वो हमने अभी तक किया नहीं है। वही मेरे लिए एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है। हम लोग अपने अपने उसमें साइलोज में काम कर रहे हैं अभी भी। पर उत्पल जी, आपने बहुत अच्छा काम किया मुझे लगता है बहुत अच्छी शुरुआत है। एक बार फिर से आपको पुस्तक मैं ये बता रहा हूँ, और पुस्तक आप खरीदें, पढ़ें, उपहार में दें। और आने वाले अभी महाशिवरात्रि भी आ रहा है, होली भी आ रही है। और तो ये एक अच्छी पुस्तक है अगर आप उपहार में देना चाहते हैं। दूसरा, ये पुस्तक की एक खासियत ये भी है कि ये 12-13 साल के बच्चे से लेकर और जो है वो 80-85-90 वर्ष, 100 वर्ष तक का व्यक्ति जो है, वो सभी के लिए इसके अंदर जो है वो बहुत ही अच्छी जानकारी है। जैसे मैंने बताया कि रेफरेंसेस के साथ है, क्योंकि अक्सर जो है, जैसे आपने रोमिला थापर का उदाहरण दिया, तो ये जो लेफ्ट के हिस्टोरियंस है, ये इस बात के आक्षेप कसते हैं कई बार कि जी। आपकी स्कॉलरशिप कहाँ है। तो इट इज अ ग्रेट वर्क ऑफ स्कॉलरशिप, और मुझे लगता है बहुत अच्छी पुस्तक है। एकेडमिक ऑथेंटिसिटी के साथ जर्नलिस्टिक लैंग्वेज में जो है स्टोरी हैज बीन टोल्ड इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। तो उत्पल जी, आपको बहुत बहुत बधाई। और पुस्तक ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रही है, और उम्मीद है कि अच्छा करेगी। और आपकी एक और पुस्तक जो भी आएगी, हम जल्दी उसका जो है वो इंतजार करेंगे। और आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से अपना समय निकाला, हमारे से बातचीत की, दर्शकों के साथ विचार साझा किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद मुझे बुलाया। दर्शकों से भी कहना चाहता हूँ कि हम जो है ये पुस्तक जो है सभी प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मंगवा सकते हैं, ब्लू वर्निंग से भी डायरेक्टली आप मंगवा सकते हैं, उनकी वेबसाइट पर भी। और ये भी आपको बताना चाहेंगे कि अगर जो है आपके कोई प्रश्न है उत्पल जी से इतिहास को लेकर, या आप हमारी किसी बात से असहमत हैं, तो जी। उसको भी ये जो है यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जो है वो शेयर करें। क्योंकि जो सनातन इतिहास की परंपरा है, जो हमारी इतिहास की परंपरा है, उसमें बेसिकली वी कैन एग्री टू डिसएग्री। तो Absolutely. लेफ्टिस्ट की तरह जो जो है वो नहीं है कि जो हमारे खिलाफ है उसको जो है वो पूरा ब्लॉक कर दिया। तो आप जरूर अपने, और कोई प्रश्न आपके हैं उत्पल जी के लिए, तो वो भी दें, हम उनके तक पहुंचाएंगे और उनसे उनके उत्तर लेने की कोशिश करेंगे। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन मिलेगा। और उत्पल जी, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। धन्यवाद।